सर थोड़ा थोड़ा पढ़ाई हुई, बाकी तो काम में ही गया। हुआ थोड़ा थोड़ा सर। ओके। आज जो हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं, जो अंडर लेक्चर समझने वाले हैं, वो है युति के बारे में। हमने अपने कुंडली में बहुत बार युतियों को देखा है। युति का मतलब है कि मल्टीपल प्लैनेट आपको एक साथ एक ही हाउस में दिखते हैं। स्क्रीन विजिबल है ना? जी सर, जी सर। यस सर। हमने मल्टीपल टाइम देखा है अपने चार्ट में कि एक साथ दो तीन प्लैनेट कम से कम होते ही है। और ये जो युति होती है, युति का मतलब होता है कि एक से ज्यादा प्लैनेट जब एक साथ आ जाते हैं, तब उन दोनों के कॉम्बिनेशन को या उन दोनों के कंबाइन प्रेजेंस को युति कहा जाता है। युति का मतलब है कंजंक्शन। जैसे उदाहरण के लिए सूर्य और बुध, ये दो प्लैनेट आपने हमेशा साथ में देखे होंगे। इसके अलावा शनि और चंद्र के बारे में आपने सुना होगा। मंगल और चंद्र के बारे में आपने सुना होगा। सूर्य और गुरु, ये आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। तो बेसिकली एक से ज्यादा प्लैनेट जब एक साथ आते हैं, युति में आते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अब जो भी प्लैनेट की ऊर्जा होगी, जैसे मैं उदाहरण के लिए यहाँ पे सूर्य और बुध की एग्जाम्पल लूं, तो मान के चलिए किसी हाउस में अगर अकेला सूर्य बैठा हुआ है, तो इसका जो प्रेडिक्शन होगा, अब उसके प्रेडिक्शन में मर्क्यूरी भी साथ आएगा अगर वो उसके साथ में युति में बैठा हुआ है तो। समझ रहे हैं? मतलब अब यहाँ पे प्योर सूर्य के रिजल्ट या प्योर बुध के रिजल्ट नहीं आएंगे। वो रिजल्ट में जो फ्लेवर है वो कौन सा आएगा? वो प्लेनेट का जो उसके साथ में युति में बैठा हुआ है। इस चीज को ऐसा समझे कि हम में से चाय सबने बनाई है, राइट? जी सर। चाय के अंदर आपने पानी डाला, दूध डाला, चाय पत्ती डाली, शक्कर डाला, चाय बन गई। लेकिन उसके अंदर आपने अलग से इलायची डाली या फिर गुलाब के पत्ते डाले, गुलाब की लीफ डाली, तो ऑब्वियसली उसका जो फ्लेवर है वो चेंज होता है। जी सर। एंड ऑफ द डे चाय तो चाय ही है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी चीजें आपने ऐड ऑन की है एक्स्ट्रा, उस वजह से उसका जो टेस्ट है वो आइदर एनहांस होगा या डिग्रेड होगा। शक्कर की जगह नमक डाल दिया तो चाय कैसे बनेगी आप अज्यूम कर सकते हो, राइट? बताने का मतलब, जो भी कॉम्बिनेशन हो रहा है या जो भी मल्टीपल प्लैनेट एक साथ आए हैं, उसको हमने युति के तौर पे कंसिडर करना होता है। आई एम सॉरी जी, सबके गले खराब है यहाँ पे। ओके, सो अगर हम कंजंक्शन की बात करें तो कंजंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, पहले तो वो देखिए। युति ऑकर्स व्हेन टू और मोर प्लैनेट ऑक्यूपाई द सेम साइन। एक ही राशि के अंदर एक या उससे ज्यादा जब प्लैनेट आ जाते हैं, मतलब दो या दो से ज्यादा प्लैनेट जब आ जाते हैं, तो उसे युति कहा जाता है। एक ही राशि में और एक ही हाउस में भी। अब ये कॉज क्या करते हैं कि उनकी जो एनर्जीज है वो मर्ज हो जाती है। जैसे मैंने अभी आपको चाय का एग्जांपल दिया। हाउएवर दिस मर्जर नेवर बी इक्वल। याद रखिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट ही बाहर आपको दिखेगा। जैसे उदाहरण के लिए ये बच्चों जैसा खेल या फिर रंगोली आपने देखी होगी। रंगोली में हम बचपन में देखते थे कि अगर किसी कलर की, मतलब रेड कलर बहुत ज्यादा है, रेड कलर है और पिंक कलर अवेलेबल नहीं है, तो क्या होता था कि व्हाइट कलर की थोड़ी सी रंगोली ली जाती थी, रेड कलर की ली जाती थी, इन दोनों को मिक्स किया जाता था और एक पिंक कलर बनाया जाता था, और वो बनता भी था, राइट? जी सर, जी। इसी तरीके से
जो प्लैनेट्स एक दो या तीन प्लैनेट या उससे ज्यादा प्लैनेट जब एक साथ होते हैं तो उनका फ्लेवर चेंज होता है, उनकी एनर्जी चेंज होती है, क्योंकि उनकी एनर्जीज मर्ज होती है. वन प्लैनेट ऑलवेज बिकम डोमिनेंट while the other modifies the expression. इसका क्या मतलब है? जैसे मान के चलिए इसी एग्जांपल में कंसिडर कीजिए कि जो पिंक कलर है वो डार्क पिंक भी हो सकता है एंड लाइट पिंक भी हो सकता है. डार्क पिंक ये कब बनेगा? जब रेड की क्वांटिटी 70% होगी और व्हाइट की 30% होगी. और अगर वाइजे वजह करते हैं कि रेड की क्वांटिटी 30% है एंड व्हाइट की 70% है, तब ये क्या बनेगा? लाइट बनेगा. समझ रहे हो? तो इसमें क्या है कि जब ये डार्क बन रहा है, डार्क पिंक बन रहा है, तो हो क्या रहा है कि एक रेड कलर जो है वो डोमिनेट कर रहा है और दूसरा जो है जो 30% में बना हुआ है व्हाइट कलर, वो क्या कर रहा है? वो सेकेंडरी काम कर रहा है मतलब। उसके एक्सप्रेशन को मॉडिफाई कर रहा है. राइट? वैसे ही जब भी दो प्लैनेट साथ में आएंगे तो सूर्य और बुध अगर साथ में है उदाहरण के लिए, तो इसमें से जो भी डोमिनेट कर रहा होगा उसका फ्लेवर ज्यादा आएगा और दूसरा वाला जो है वो उसके एक्सप्रेशंस को चेंज करेगा. इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, जब हम एग्जाम्पल समझेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा. युति रिप्रेजेंट्स एन इंटरेक्शन ऑफ प्लानिटरी इंटेंट, स्ट्रेंथ, कर्मा, शेपिंग हाउ लाइफ इवेंट अनफोल्ड इन दैट स्पेसिफिक एरिया ऑफ होरोस्कोप. अगर किसी के 10वें घर में युति बन रही है या 7वें घर में ही युति बन रही है, तो 7th हाउस से रिलेटेड जो भी उसका कर्मा है वो वहां पे किस तरीके से डिलीवर होगा, इसकी एक डिटेल हमें एक आइडिया आ जाती है. उसकी जो है उसकी स्ट्रेंथ कितनी रहेगी उसके बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग आती है. उदाहरण के लिए अगर मान के चलिए चौथे घर में मंगल बैठा हुआ है, शनि के साथ में बैठा हुआ है, तो ऑब्वियसली दोनों का इफेक्ट आएगा. लेकिन इसमें से हमें कुछ चीजों को अंडरस्टैंड करना है कि डोमिनेटिंग कौन सी चीज है, किस तरीके से है. क्योंकि इसके अभी पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, चार प्रोबेबिलिटी बनती है. मतलब 2 फैक्टोरियल प्रोबेबिलिटी है, दैट इज दो प्रोबेबिलिटी बनती है कि एक तो है कि मंगल एनहांस होगा तो शनि डिग्रेड होगा एंड वाइज वर्सा, शनि ऊपर जाएगा तो मंगल नीच का होगा, मतलब मंगल का इफेक्ट कम होगा. इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं. पहले हम समझते हैं कि युति को डिकोड करने के लिए कौन सी स्टेप्स बनी हुई है. सबसे पहले जब भी आप कोई युति देखे तो आप उसमें डिग्री को देखिए कि कौन से प्लेनेट की कितनी डिग्री है. हम डिग्री को पहले नोट करेंगे. डिग्री को नोट करने के बाद में फ्रेंड, इनेमी एंड न्यूट्रल, वो दोनों प्लैनेट आपस में फ्रेंड है, इनेमी है या न्यूट्रल है, इस चीज को देखेंगे. वो इनेमी साइन में तो नहीं बैठे हुए, वो फ्रेंड के साइन में तो नहीं बैठे, वो न्यूट्रल साइन में तो नहीं बैठे, ये देखेंगे. एंड उसके बाद में हम उसका पाथ एनालाइज करेंगे. पाथ कैसे एनालाइज करना है दैट आई विल टेल यू. उसके बाद हम दशा को एनालाइज करेंगे एंड दशा को एनालाइज करने के बाद में हम उसका पर्टिकुलरली डिविजनल चार्ट, जैसे मान के चले 7th हाउस में अगर है तो हम D9 चार्ट को कंसिडर करेंगे. अगर 5th हाउस में है तो हम D5 को एंड D7 को कंसिडर करेंगे. अगर दशम स्थान में है तो हम ऑब्वियसली D10 को नोटिस करेंगे. डिविजनल चार्ट जो होता है, रिस्पेक्टिव डिविजनल चार्ट दैट वी नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन. यहाँ पे ये स्टेप इंपॉर्टेंट है. और इन सब चीजों के बाद में उस युति का फाइनल प्रेडिक्शन आएगा. सो दीज आर द नंबर ऑफ स्टेप्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसी भी युति को डिकोड करने में. एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि हर व्यक्ति अपने घर में जो भी लोग हैं या अपने जान पहचान में जो लोग हैं उनकी कुंडलियां अपने साथ में हैंडी रखिए. कितनों के साथ में हैंडी है? और जिसके साथ में है प्लीज आप बताइए. प्रोक्षित, समृद्ध, अनीता जी, जयश्री जी, आपके पास में जो भी चार्ट्स अवेलेबल है आपके नोन के, प्लीज आप बताइए एक एक करके. प्रोक्षित आप बताइए. हाँ सर, एक मिनट. एरीज लगना है सर. हम्म. जुपिटर सैटर्न सेकंड हाउस, ओके. राहु थर्ड हाउस, मार्स ओके. फोर्थ हाउस में, मार्स फोर्थ में, सन एंड हम्म. मर्क्यूरी फिफ्थ में, मून एंड वेनस वेनस सिक्स में,
और हो गए सर। अब यहाँ पे युति कहाँ कहाँ पे दिख रही है आपको? यहाँ पे आपको सेकंड हाउस में युति दिख रही है, आपको फिफ्थ हाउस में युति दिख रही है और सिक्स्थ हाउस में युति दिख रही है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। ओके, हमारी स्टेप क्या कहती है? सबसे पहले अंडरस्टैंड डिग्री, तो हम वही करेंगे। गुरु और शनि की डिग्री बता दीजिए आप। गुरु की 15.55 मिनट 59 सेकंड है। शनि की बताइए। 6 डिग्री 58 मिनट। क्लियर है पिक्चर? किसकी डिग्री कम है, किसकी डिग्री ज्यादा है? जी सर। गुरु की डिग्री ज्यादा है, शनि की डिग्री कम है। नाउ अब हम जब इस युति को जाएंगे तो हमें ये पता चल गया कि गुरु की डिग्री ज्यादा है, शनि की डिग्री कम है। ओके, हमने एक रूल हमारा क्या कहता है कि पहले डिग्री को अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है भाई, हमने डिग्री को अंडरस्टैंड कर लिया। सेकंड रूल क्या कहता है कि देखिए कि वो फ्रेंड साइन में है, इनेमी साइन में या न्यूट्रल साइन में। अब बताइए कि शनि और गुरु ये जो युति बनी है ये किसकी राशि में बनी है? शुक्र की राशि में बनी है। शुक्र की राशि में। अब शुक्र का शत्रु कौन है और मित्र कौन है इन दोनों में से? गुरु शनि मित्र शत्रु है ना, है, शनि शुक्र का। मित्र। शनि और शनि शुक्र मित्र। जो है वो आपस में मित्र हैं, ठीक है। और गुरु और शनि जो है वो, सॉरी, गुरु और शुक्र जो है वो आपस में, गुरु शुक्र के साथ में न्यूट्रल है, बट शुक्र गुरु को अपना इनेमी मानते हैं, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, रूल नंबर 2 भी हमने देख लिया, फन 1 भी देख लिया। नाउ इसका पाथ एनालाइज करना है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालिसिस ऑफ पाथ? प्रोक्षित, समृद्ध, एनी अंडरस्टैंडिंग? प्रोक्षित एकदम से मत बोल देना इतना नहीं पता सर, थोड़ा सोच के बोलना। मुझे पता है नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी जो भी आपके मन में है या फिर जो आपको प्रेरणा मिल रही है उस हिसाब से आप मुझे बताइए। ओके, देखिए, पाथ का एनालिसिस करना माने एग्जैक्टली क्या होता है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे इस कुंडली में आपको गुरु एंड शनि ये दो प्लैनेट आपको साथ में मिले हैं। हमें यहाँ पे पता है कि गुरु की जो डिग्री है वो 15.59 डिग्री है एंड शनि की जो है वो 6 है। यहाँ पे हम 15 डिग्री एंड 6 डिग्री कंसिडर करते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाए इसलिए। अब यहाँ पे मुझे पता है कि शनि की 6 डिग्री है और गुरु की कहीं ना कहीं 15 डिग्री है। और ये लग्न कौन सा है प्रोक्षित? एरीज। मेष लग्न है, एरिस असेंडेंट है। सो मैंने आपको बताया कि गुरु की जो राशियां है वो कौन सी आएगी इस घर में, मतलब इस कुंडली में? 9 एंड 12। और शनि की कौन सी राशि आएगी? 10 एंड 11। मतलब गुरु इस कुंडली में क्या है? भाग्य का स्वामी है और व्यय का भी स्वामी है। और शनि इस कुंडली में क्या है? दशम का स्वामी है, कर्म का, और लाभ का भी स्वामी है, जो कर्म से लाभ मिलता है व्यक्ति को उसका भी स्वामी है, राइट। अब इसमें प्रोमिनेंट डिग्री जो है वो 15 डिग्री है गुरु की। तो इसमें सबसे पहले तो ये समझो कि जिसकी डिग्री ज्यादा है उसके ही रिजल्ट आएंगे। जिसकी डिग्री ज्यादा है उसके ही रिजल्ट आएंगे, उसके ही रिजल्ट प्रोमिनेंटली आएंगे। ओके, नाउ अब गुरु के रिजल्ट प्रोमिनेंट आएंगे इतना तो हमने कंसिडर कर लिया, इतना तो हमें अंडरस्टैंडिंग आ गया। गुरु कौन से घरों का स्वामी है ये भी हमें समझ में आ गया, राइट। अब ये 2-3 चीजें समझने के बाद में गुरु कैसे फंक्शन करेगा वो समझो। हमने क्या देखा कि गुरु 9वें घर का स्वामी है, 12वें घर का भी स्वामी है। मैंने आपको एक बात बताई थी मूल त्रिकोण राशि की। यहाँ पे गुरु की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? तो धनु है। तो इस कुंडली में हम ये कहेंगे कि गुरु भाग्येश है ना कि व्ययश है। व्यय का भी अकाउंट उसके पास में ही है, नो डाउट, लेकिन उसको व्यय का दोष नहीं लगेगा, व्ययश का दोष नहीं लगेगा, वो भाग्येश ही कहलाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि इस व्यक्ति का जो भाग्योदय है वो शनि, उसके लिए शनि हेल्प करेगा, क्योंकि शनि की डिग्री कम है एज कंपेयर टू जुपिटर।
जैसे एक रो है, यहाँ पे एक थिएटर चल रहा है, समझो यहाँ पे धुरंधर मूवी चल रही है स्क्रीन पे, और यहाँ पे एक आपके सामने एक रो है, इसके पीछे एक रो है, इसके पीछे एक रो है, इसके पीछे एक रो है। अब यहाँ पे बैठा हुआ है जो सबसे रो के पास में है वो है गुरु, और पीछे बैठा हुआ है कहीं पे शनि। अब ये मत समझो कि इसको अच्छी दिखेगी उसको अच्छी दिखेगी, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा था। अब ये जो गुरु है इसके ऊपर जो इम्पैक्ट है स्क्रीन के रेडिएशन का वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सैटर्न। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। नाउ लेकिन शनि और गुरु जो एक दूसरे के आपस में आगे पीछे, मतलब शनि जो है वो गुरु के आगे है, और सॉरी शनि जो है वो गुरु के पीछे है और गुरु शनि के आगे है। तो ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना हुआ है, तो ये शनि क्या करता है, जो पीछे प्लैनेट है जिसकी डिग्री कम है वो क्या करता है कि वो आगे वाले को पुश करता है। जैसे आप स्कूल में प्रेयर के लिए बैठे हो, ऐसे आपने किया होगा, यहाँ पे कहीं तो भी प्रेयर चल रही है, ये आप हो, आपका ये फ्रेंड है, अब पीछे से आपके फ्रेंड ने आपको धक्का मारा तो आप आगे बढ़ोगे ना, पीछे आओगे क्या? तो ये पीछे का प्लेनेट जो होता है ना वो सामने वाले प्लेनेट को धक्का मारता है, एक तरीके से ऐसे उसको ध्यान में रखिए। ये कोई ऐसी ये लिखी हुई चीज नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ताकि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, इसको याद रखने में आपको इजी हो। बताने का मतलब ये है कि जिसकी डिग्री कम है वो मैक्सिमम डिग्री जो भी है वहां पे उसको क्या करेगा, उसको ट्रिगर करेगा, उसको पुश करेगा। अब यहाँ पे कम डिग्री वाला जो प्लेनेट है वो शनि है, वो कौन से हाउसेस का स्वामी है? वो दशम स्थान का स्वामी है, वो 11वें घर का स्वामी है, राइट। अब शनि का नेचुरल क्वालिटी क्या है? शनि डिलेज देता है, शनि एक तरीके से दुख का भी कारक माना जाता है, और शनि डिसिप्लिन का भी कारक माना जाता है, राइट। और इस कुंडली में शनि का दशम स्थान से संबंध है, 11वें घर से संबंध है, क्योंकि वहां पे उसका रूलरशिप है, रूलिंग प्लेनेट है वो उन दो हाउसेस का, दो राशियों का। अब इसका मतलब ये है इस युति में कि शनि मतलब इसका कर्म और इसका लाभ, जस्ट बिकॉज ऑफ इसके कर्म और लाभ की वजह से ये अपनी जो चीजें है या फिर अपना जो कार्यस्थल है उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, क्योंकि शनि मेहनत का कारक है, और उसके बाद में इसको भाग्योदय होगा या फिर भाग्य का साथ मिलेगा। क्यों मैंने ये कहा? क्योंकि हमें पता है कि गुरु की डिग्री ज्यादा है, तो गुरु की डिग्री ज्यादा है तो सो व्हाट। मैंने आपको क्या कहा था कि जिसकी डिग्री ज्यादा है वो क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, मतलब फाइनल आउटकम उसके जैसा ही आएगा। और जिसकी लो डिग्री है वो क्या करेगा, वो बेसिकली चीजों को पुश करने के लिए मदद करेगा। समझ में आ गया ये? जी सर। अब यहाँ पे वाइज वर्जा एग्जांपल ले लो इसी केस में। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे गुरु की डिग्री जो है वो 6 है और शनि की डिग्री बनी 16 डिग्री और 15 डिग्री जो भी था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डोमिनेटिंग कौन है? शनि। डोमिनेटिंग कौन है? शनि है। इसका मतलब क्या है कि फाइनल रिजल्ट किसका आएगा? शनि। शनि की राइट जैसा। राइट समृद्ध। जी अंजलि जी, सर। सॉरी क्या नाम है, जो भी नाम है, अनीता जी, समझ में आ रहे हैं? जयश्री जी, राइट। यस तो सर। फाइनल रिजल्ट किसके जैसा आएगा? शनि के जैसा आएगा। नाउ अब शनि के जैसा रिजल्ट आएगा, इसका मतलब क्या है? एनीवन? इसका स्ट्रगल के मतलब बाद ये है, सफलता मिलती मतलब। इसका मतलब ये है कि इसका जो गुरु है ये पहले शनि, ये पहले एक्टिवेट होगा और वो शनि को पुश करेगा, शनि को ट्रिगर करेगा। मतलब इसके जो भी टीचर्स है, गुरु है, बॉसेस है और पिता है, इनके फोर्स की वजह से ये अपने कार्यस्थल पर आगे बढ़ने की क्षमता रखता है या फिर ये आगे बढ़ेगा। डिग्री की वजह से पूरा प्रेडिक्शन ही चेंज हो गया, अगर आप समझ पा रहे हो तो। प्लेनेट वही है, प्लेसमेंट वही है, लेकिन
गुरु की डिग्री जब ज्यादा होती है, मतलब गुरु जब डोमिनेटिंग होता है, और शनि की डिग्री जब ज्यादा होती है, मतलब शनि जब डोमिनेटिंग होता है, तब कैसे रिजल्ट्स आते हैं ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया। जब गुरु डोमिनेटिंग था, इसके अंदर शनि ने इसको पुश किया था, मतलब इसके कर्म की वजह से और इसके बड़े भाई या फिर एक तरीके से लाभ की टेंशन की वजह से कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे पैसा कैसे मिलेगा। ये जो चीजें है, इन चीजों का जो दुख उसको सहा है उसने, शनि दुख का कारक है। इन दुखों की वजह से, इन दो तीन चीजों की वजह से उसने जो भी है अपने भाग्य को मजबूत करने के लिए स्टेप्स लिए या फिर इस तरीके से कर्म किया, और उसने भाग्य का साथ पा भी लिया। ये श्योरिटी किसने दिखाई हमें? इस युति ने, गुरु और शनि की युति ने। वाइजे वर्जा जब हमने कंसिडर किया, तब हमें क्या दिखाई दिया कि जब अगर मान के चलिए शनि की डिग्री ज्यादा है, तो शनि की डिग्री, सॉरी हाँ, शनि अगर डोमिनेटिंग है तो गुरु उसको क्या कर रहा है, उसको ट्रिगर कर रहा है, जो कि ये कुंडली मेष लग्न की है। तो मेष लग्न में गुरु कौन से घर का स्वामी बना? 9th and नौवे घर 12th। का। तो नौवे घर का स्वामी है, मतलब कौन है नौवा घर? कौन होता है? नौवा घर आपके पिता है, आपके बॉसेस है, आपके गुरु है, आपके टीचर्स है, या फिर हर वो व्यक्ति जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए गाइड करता है, वो आपका गुरु है। मतलब आपकी कुंडली में गुरु प्लैनेट उससे रिप्रेजेंट होता है, राइट? सो इस तरीके से ये प्रेडिक्शन आता है। ये प्रेडिक्शन समझ में आया क्या? जी कैसा सर। युति का प्रेडिक्शन कैसे निकाला? जी सर। समृद्ध, जयश्री, जी अनिता जी, यस सर, नीति यस जी। जी सर। पता है। अब इसको आप सर आगे की, समझ में आया। अब मतलब इसको एक मिनट मैडम, मतलब यहाँ इसको पे इस डिग्री एक मैटर मिनट, एक करते मिनट हैं। मैडम, मेरा पूरा होने दीजिए। जब मैं पूछूंगा आपको तो उस टाइम पे आप मुझे सवाल पूछिए। अभी मैंने आपको सिर्फ इतना पूछा कि समझा या नहीं समझा, बस इतना ही बताइए मुझे। उसके बाद में आगे की जो सिचुएशन है या फिर आगे का जो प्लेनेट है, उसमें हम देखेंगे सूर्य और बुध की युति के बारे में। ओके, अब सूर्य और बुध की जो युति है उसको समझने की कोशिश कीजिए। मुझे यहाँ पे बताइए सूर्य की डिग्री कितनी है एंड बुध की डिग्री कितनी है? 13 डिग्री सर। सूर्य की और 13 बुध की? डिग्री है। 21, 21। अब हमने इससे पहले एग्जाम्पल में क्या डिस्कस किया था? सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? ये स्टेप क्या कहती है? अंडरस्टैंड डिग्री हमने कर ली। अब उसको हमने ये देखना है कि फ्रेंड में है, इनेमी में, न्यूट्रल में है, ये भी देख लिया। नाउ वी हैव टू एनालाइज द पाथ। नाउ पाथ को एनालाइज करने के लिए हमें क्या देखना है कि लग्न कौन सा है। ये स्टेप आपको क्लियर नहीं है, इसलिए मैं फिर से समझा रहा हूँ सेकेंड एग्जाम्पल लेके कि लग्न कौन सा है। पाथ को एनालाइज करने के लिए हम क्या देखेंगे? लग्न कौन सा है। अब इस लग्न में डोमिनेटिंग प्लैनेट जो बना हुआ है वो है मर्क्यूरी, और लग्न कौन सा है? मेष लग्न। तो ऑब्वियसली मेष लग्न के लिए बुध कहाँ कहाँ पे आ रहा है? बुध तीसरे घर का और छठे घर का स्वामी है, तो उसकी जो दो राशि है वो तीसरे और छठे घर में आ रही है। और सूर्य किसके घर का स्वामी है? पांचवें घर का स्वामी है, वो पांचवें घर में ही बैठा है। मतलब सूर्य जो है वो हाउस वाइज कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू मर्क्यूरी। दोनों कंफर्टेबल है यहाँ पे, क्योंकि मर्क्यूरी जो है सूर्य के घर में कंफर्टेबल होता है क्योंकि वो मित्र का घर है। लेकिन मित्र के घर में कंफर्टेबल होना और खुद के घर में कंफर्टेबल होना, इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो सूर्य अपने घर में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। तो हाउस वाइज जो प्लेसमेंट सूर्य को मिली है, उस वजह से नो डाउट कि सूर्य काफी अच्छे अवस्था में है, काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट में, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। बट अगेन हमारा जो रूल है वो क्या कहता है कि भले ही डिग्री वाइज या फिर भले ही हाउस वाइज एक्सोल्टेशन में हो, या फिर भले ही हाउस वाइज वो कहीं ना कहीं अपने ओन साइन में हो, अपनी मूल त्रिकोण में हो, डजेंट मैटर, वी हैव टू काउंट डिग्री एंड ऑफ द डे। डिग्री क्यों? मतलब जो डोमिनेटिंग प्लैनेट होगा, जिसकी डिग्री ज्यादा होगी, उसी के रिजल्ट आएंगे। ये एग्जाम्पल में समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पे देखो सूर्य, अब यहाँ पे तो आप कहेंगे कि सूर्य अपने घर में है तो सूर्य ज्यादा बली हो गया, ऐसे मैंने देखे केसेस, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो सूर्य अगर ज्यादा हुआ है, मतलब सूर्य अपने घर में है, ठीक है, अच्छी बात है, मान के चलो वो एक्सॉल्टेड होता तब भी अच्छी बात है। लेकिन फाइनल आउटकम जो होता है ना डिग्री का, वो किसके बेसिस पे आएगा? वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के बेसिस पे आएगा, एंड दैट इज व्हाट? डोमिनेटिंग डिग्री किसकी ज्यादा है। डिग्री के बेसिस पे जिसकी डिग्री ज्यादा है वो डोमिनेट करेगा। अब
यहाँ पे बुध की डिग्री ज्यादा है, मतलब सूर्य जो है वो बुध को पुश करेगा, वो बुध को ट्रिगर करेगा। बताने का मतलब इसकी जो बुद्धिमत्ता है, इसकी बुद्धिमत्ता की वजह से ये न्यू स्किल्स को अडॉप्ट करेगा और अपने प्रोफेशन में या अपने वर्क प्लेस पे इसको अप्लाई कर पाएगा। इसका एक दूसरा भी प्रिडिक्शन आता है कि जैसे इसको जब प्रमोशन मिल जाएगा तब ये अपनी जो नई स्किल है उसको भी समझ लेगा, सीख लेगा और अपने जो भी कॉम्पिटिटर है उसको भी पीछे करने की ये एबिलिटी उस टाइम पे एक्वायर कर लेगा। अब ये जो चीज है आगे की एग्जैक्ट प्रिडिक्शन क्या होगा, वो कहाँ पे जाना है हमें, डिविजनल चार्ट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने आपको, इफ यू नोटिस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनालाइज दशा और उसके बाद में डिविजनल चार्ट। अब समझ में आया आपको कि डिविजनल चार्ट का रोल इसमें क्या है। सबसे पहले हम डिग्री देख रहे हैं, फ्रेंडली साइकिल में है, फ्रेंडली मतलब प्लेसमेंट वाइज वो फ्रेंडली है, न्यूट्रल है, इनेमी है, वो देखा। उसके पाथ को हमने एनालाइज किया, उसकी दशा को हमने देख लिया। अब ऑब्वियसली यहाँ पे आपको दशा भी देखनी है कि दशा कौन सी चल रही है। मान के चलिए सूर्य की चल रही है, बुध की चल रही है, या दोनों में से किसी की भी नहीं चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जब एक्टिवेट होंगे दशा अंतर दशा में तो इनका रिजल्ट यही आएगा जो हम अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और उसके बाद में इस चीज को कंफर्म कहाँ से करना है प्रोक्षित, समृद्ध, नीतीश जी, कहाँ से करेंगे, डिविजनल जी चार्ट सर। से। अब डिविजनल चार्ट। इस केस में सब कुछ फॉर्म हो रहा है फिफ्थ हाउस में। सो कौन से डिविजनल चार्ट्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे या फिर कंसिडरेशन में लेंगे, फिफ्थ हाउस से। D5 एंड D7। अब जब भी इनकी महादशा या अंतरदशा में ये दोनों प्लैनेट एक्टिवेट होंगे तो तीन पॉसिबिलिटीज बनती है। याद रखिए, इसको अच्छे से समझिए। जब भी महादशा अंतरदशा में ये दोनों प्लैनेट एक्टिवेट होंगे या दोनों में से कोई एक भी प्लैनेट एक्टिवेट होगा तब ये तीनों पॉसिबिलिटी बनेगी। कौन सी, पहले जब ये बच्चा रहेगा तब ये स्टडी के लिए बात करेगा। अगर एज वाइज यहाँ पे हम जैसे देश काल परिस्थिति को देखते हैं ना, वैसे अब यहाँ पे शरीर की अवस्था को थोड़ा सा देखना है। अगर मान के चलिए ये व्यक्ति बच्चा है, मतलब 16 17 18 साल की उम्र तक का है, तो इसके जीवन में स्किल सेट, कंपटीशन एंड बुद्धिमत्ता या जो भी ग्रास्पिंग पावर है, इस यही चीजें चलेगी। जब वो 25 से 35 साल की उम्र में आ जाएगा तो हो सकता है कि वो मैरिज के बारे में बात करें, तो उस टाइम पे यही हाउसेस लव एंड रिलेशनशिप को दिखाएंगे। आप समझ पा रहे हो कि एक ही हाउसेस मल्टीपल चीजों को दिखा रहा है, तो कौन से फेज में वो कौन से रिजल्ट देगा वो भी हमें थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ेगा। एंड एग्जैक्टली एक कुछ समय के बाद में जब ये बच्चों के लिए ट्राई करेंगे या बच्चों के लिए, संतान के लिए जब ये देखेंगे, तब ये क्या होगा, तब भी हमें इन सब चीजों का यहाँ से इंडिकेशन मिलेगा। अब वो एग्जैक्टली कैसा बिहेव कर रहा है उन एरिया में, ये हमें पता चलता है डिविजनल चार्ट से। क्योंकि मान के चलो आपको पंचम स्थान में सूर्य और बुध आपको मिल गया, आपके कुंडली में पंचम स्थान में सूर्य बुध मिल गया, आप सोचोगे कि इसमें लव एंड रिलेशनशिप में हमेशा सक्सेस मिलेगी या फिर बाकी जो भी आपका मतलब कंपटीशन है उसमें सक्सेस मिल सकती है, राइट, या फिर आपको कोई नया पद मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है। आपका अपना अंदाज अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। बट इन तीन चार चीजों में से, क्योंकि ये तीनों पॉसिबिलिटीज वहां पे दिख रही है फिफ्थ हाउस से, अब इन तीनों चीजों में से एग्जैक्टली कौन सी चीज होगी वो हमें पता चलता है डिविजनल चार्ट से। और इससे पहले जो हमने लेक्चर्स लिए हैं, जो मेरे यूट्यूब पे भी जानबूझ के अपलोड करके रखे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से हाउस के लिए कौन सा डिविजनल चार्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से डिविजनल चार्ट को रेफर करना है। अगर मान के चलिए उस व्यक्ति के D5 में सूर्य और बुध की प्लेसमेंट स्ट्रांग है, तो ऑब्वियसली इसका लेना देना किस चीज से, उसके क्रिएटिविटी से है। और अगर D7 में उसका सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन स्ट्रांग निकला तो इसका लेना देना किससे है, संतान से है। और मान के चलिए कि D5 में वीक है लेकिन D7 में स्ट्रांग है, तो इसकी बुद्धिमत्ता तो एवरेज रहेगी, इसको प्रमोशन भी एवरेज मिलेगी, लेकिन इसको संतान प्राप्ति अच्छे से होगी। आप ये समझ पा रहे हो क्या। इस तरीके से जी सर। डिविजनल चार्ट के बेसिस पे हम एक्यूरेसी को अचीव कर सकते हैं कि कैसे हम उसको एक्यूरेटली मतलब प्रेडिक्शन को एक्यूरेटली समझ पाए कि क्या इसमें आने वाला है। ओके, ये क्लियर है सबको, जी सर। जी सर। जितना डिस्कस किया उतना क्लियर है।
ओके, हमने 2 एग्जाम्पल देखे। यहाँ पे पहले एग्जाम्पल पे हमने कंसिडर किया था गुरु शनि, जो कि वृषभ राशि में था। बाद में हमने कंसिडर किया सूर्य एंड बुध, ओके, जो कि सिंह राशि में था। अब यहाँ पे अगर मान के चलिए बुध की जगह डोमिनेटिंग प्लेनेट सूर्य हो जाता, मतलब ये जो डिग्री आपने बताई है इसको हम वाइज वर्जा कर देते हैं, तो क्या प्रेडिक्शन में चेंजेस आएंगे? जी सर। और किस तरीके से चेंजेस आएंगे ये आपने अभी अंडरस्टैंड कर लिया। अब मुझे फटाफट आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके बताओ, जिसको मैं पूछूंगा वो बताए। समृद्ध डोमिनेटिंग प्लेनेट इज सन, एरिस असेंडेंट है, ये आपको पता है। नाउ टेल मी द प्रेडिक्शन, possibility of prediction. You know sun, you know mercury, you know degrees, you know divisional chart, you know almost everything. Now आप अपना जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे बताइए। सर हम बोल सकते हैं कि बुध जो है वो पुश करेगा सूर्य, इसलिए। और बुध 3 और 6 का लॉर्ड है इस चार्ट में। इसका मतलब हो सकता है सिबलिंग्स या करेज की वजह से, सिबलिंग्स की वजह से अथॉरिटी मिलना, या करेज की वजह से। परफेक्ट, करेज की वजह से ऑथोरिटी मिलने की संभावना बनी है, अगर वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उस ऑथोरिटी वाले लाइफ के स्पैम में है तो। अगर उसका स्पैन जो है वो छोटा है, बच्चा है वो, तो आप उसको ये कहेंगे क्या कि आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, पद मिलेगा बिकॉज ऑफ योर करेज। ये तो ऐसा हो गया ना कि बच्चे के सामने AK-47 रख दिया। नहीं सर। तो हमें परिस्थिति को भी ध्यान में रखना है। हम देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हैं लेकिन हम शरीर की अवस्थाओं को ध्यान में नहीं रखते। हम ग्रहों की अवस्थाओं को ध्यान में रखते हैं लेकिन जिस व्यक्ति का हम प्रेडिक्शन दे रहे हैं उसकी अवस्था को ध्यान में नहीं रखते। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज हमेशा आपको कंसिडर करनी है। एक है चाइल्डहुड में, एक है उसका मैच्योर एज में, जो भी है, मतलब ये 25 to 35 होता है जनरली, आजकल तो खैर अलग भी बात है। और ये जो है ये 18, 0 से लेके 18 तक। और उसके बाद में जो लास्ट वन आता है वो कौन सा आता है? वृद्धावस्था। ओके, तो वृद्धावस्था में आप पकड़ेंगे कौन सा एज? 55 to 65 और 70। ओके, इस एज तक, इस अवस्था में देखिए। अगर मान के चलिए आपको प्रेडिक्ट करना है कि बुध की डिग्री ज्यादा, सॉरी बुध की डिग्री कम है और सूर्य की ज्यादा है, और ये सवाल किसी बच्चे का है, तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि थर्ड हाउस जो है वो आपके स्किल सेट का है। देन व्हाट यू कैन कंक्लूड कि भाई आपके स्किल सेट की वजह से आपको स्किल न्यूली अक्वायर करने के मन में है, आपके मन में है क्या? पहले तो उसको कंफर्म करो कि आप कोई नई स्किल को सीखना चाहते हो क्या? वो बोलेगा हाँ, तो बिल्कुल आप सीख सकते हो, उसको सीखिए, क्योंकि उसको सीखने के बाद में कुछ समय के बाद जब भी सूर्य फेवरेबल सिचुएशन में आएगा गोचर में, उस टाइम पे आपको वो एक अच्छी सी पोजीशन या एक अच्छे से जॉब मिल सकती है, जो भी स्किल आप एक्वायर करने जा रहे हो। क्या मैं चुनाव लड़ सकता हूँ? मेरी एज 40-45 है, मैंने बहुत सारा काम कर लिया है, सोशल वर्कर भी था, और मेरा बुध डोमिनेटिंग है और बुध एक्टिवेट हो गया, सॉरी सन डोमिनेटिंग है और बुध एक्टिवेट हो गया महादशा अंतरदशा में। जी बिल्कुल, आप इस चीज की हिम्मत कीजिए, आपके शत्रुओं को भी आप दबाने में सक्षम हो जाएंगे, कम्युनिकेशन की वजह से आपके शत्रु दबेंगे, एंड एंड ऑफ द डे आपको पोजीशन मिलने की संभावना है। संभावना है मतलब क्या? उसको मिलनी है। और अगर मान के चलो इसमें और भी आपको कंफ्यूजन आ रहा है, तो सिंपलेस्ट वे क्या है? समझ में आ गया? जी सर। तो अपने अपने चार्ट को ओपन करो और अपने अपने चार्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपका युति संबंध बनता है उसको एनालाइज करो। सर हम एक और बात बोल सकते हैं क्या? अगर ये चार्ट बच्चे का है, मतलब 18 साल, 18 इयर्स का या 20 साल का, हम ये बोल सकते हैं कि उनके सिबलिंग इसको मदद करेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या सेकेंडरी एजुकेशन में, मतलब PUC और ग्रेजुएशन की एजुकेशन।
हाँ, कॉम्पिटिटिव ग्रेजुएशन एग्जाम्स। में, यस, ग्रेजुएशन में आपको जो है वो आपके स्किल सेट का, और देखो छोटे भाई बहन ऑलरेडी वो बच्चा ही है जो भी है ना, वो लड़का। सर बिकॉज बुद्ध भी है ना यहाँ पे। हम्म। तो बुध होने की वजह से इस केस में छोटे भाई से ज्यादा छोटी बहन ज्यादा आएगी, क्योंकि बुध जो है ओके। वो घर की बेटी का कारक है, राइट। तो अगर उस व्यक्ति की बहन है तो वो बहन का इन्फ्लुएंस ज्यादा आएगा, लेकिन अगर भाई है तो भाई के इन्फ्लुएंस में थोड़ी सी कमी आ सकती है। तो उस केस में आप ये नहीं कह सकते कि आपके छोटे भाई के इन्फ्लुएंस की वजह से या छोटे भाई की वजह से आप ऐसा डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर बहन है तो ऑब्वियसली, और बच्चों में ऐसा होता है कि एक छोटा है एक बड़ा है, बड़ा वाला अच्छा परफॉर्म कर रहा है, छोटा वाला नहीं कर रहा है, और वाइस वर्सा। तो एक का इम्पैक्ट दूसरे पे आता है, उसको थोड़ा जेलस फील होता है, राइट। तो उस केस में आप जो बोल रहे हो समृद्ध, वो भी सही है, गलत नहीं है। बट ये जो है ये नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है एक प्लेसमेंट की, और उसमें अगर हमें स्पेसिफिकली देखना है तो हम क्या देखेंगे? डिविजनल चार्ट। एग्जैक्टली exactly. और विदाउट डिविजनल चार्ट को एनालिसिस किए प्रेडिक्शन नहीं देना। कोई भी अगर आपको, अगर यहाँ पे सूर्य बुध है, आपने बोल दिया कि अरे ऐसा वैसा ये वो U2 हो, ठीक है, 1 2 3 4 जो भी आपके प्रेडिक्शन आ रहे हैं सारे के सारे हो सकता है कि सही हो, बट नॉट नेसेसरी कि सारे के सारे सही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और जहां पे हमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो आप मुझे बताइए कि अगर आपको कोई ऐसा आंसर करे कि ये हो सकता है नहीं हो सकता है, तो आप उसको मतलब अंडरस्टैंड कर पाओगे, आप उसको एक्सेप्ट करोगे क्या? यू विल से कि भाई कुछ तो मुझे फर्म बताओ, हो सकता है या नहीं हो सकता है, हाँ बताओ या ना बताओ, बीच में तलवार मत लटकाओ। इसलिए हमें जाना होगा डिविजनल चार्ट पे। डिविजनल चार्ट हमें क्लियर पिक्चर दे देगा कि ये जो युति D1 में बनी हुई है इसका एग्जैक्ट फल क्या आएगा। ओके, अब चलते हैं शुक्र और चंद्र पे। समझ में आ गया नहीं है? प्रोक्षित, समृद्ध, कंफ्यूजन हो रहा है जी कुछ सर। तो पूछिए आप मुझे। नहीं सर, समझ गया। जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड ही पूछिए बस। अनीता जी, जयश्री जी, आप कुछ पूछ रहे थे जयश्री जी, हाँ जी बताएं। सर फर्स्ट हाउस में अगर प्लैनेट होते तो कौन सा चार्ट देखना है? फर्स्ट हाउस के लिए नहीं देखना है कोई भी मल्टीपल वाला चार्ट, डिविजनल चार्ट की आप बात कर रहे हो ना? हाँ वही कंफ्यूजन। नहीं, तो मल्टीपल चार्ट यहाँ पे नहीं आएंगे, लेकिन हाँ यहाँ हाँ पे आपको वही। D9 चार्ट कंसिडर करना पड़ेगा। D9 चार्ट के केस में होता ये है कि आपको ये जो फर्स्ट हाउस में जितने भी प्लैनेट बैठे हुए, सपोज यहाँ पे 3 प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो इन 3 प्लैनेट की क्या एग्जैक्ट प्लेसमेंट है D9 में, वो आपको देखना है, मतलब उनकी कंडीशन को एनालाइज करना है। और वो आपको हमेशा इधर उधर ही मिलेंगे। मतलब अगर मान के चलिए, एक एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल मानिए कि एक घर में 3 ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य बुध और मंगल, सपोज उदाहरण के लिए। तो आप जब D9 में जाओगे, मतलब नवमांश कुंडली में जाओगे, तो ये तीनों प्लैनेट एक दूसरे से एक घर आगे पीछे ही मिलेंगे। मतलब ये है कि अगर यहाँ पे आपका सूर्य बुध और मंगल है D1 में, तो आपको सूर्य यहाँ मिल सकता है, बुध यहाँ मिल सकता है, मंगल यहाँ मिल सकता है। मतलब दो जो प्लैनेट है, इन दो ये जो प्लैनेट है ना, इनके घर में 2 हाउसेस का डिफरेंस आपको दिखेगा, मिनिमम, मतलब मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक, इससे ज्यादा नहीं। अगर कोई वो D1 चार्ट में एक हाउस में ही युति में है तो, या हो सकता है कि ये आपको D9 में युति में भी दिखे, बट ये 2 प्लैनेट मतलब 2 हाउसेस से ज्यादा दूर नहीं रहेंगे D9 में। हालांकि इट्स अ कैलकुलेशन वाला पार्ट, बट ये सिर्फ मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। तो डिविजनल चार्ट देखनी है D9, वो भी प्लैनेट की स्ट्रेंथ के लिए इन केस ऑफ लग्न। ओके, कहाँ गया वो एग्जांपल? ओके, सो यहाँ पे अब हम थर्ड वन एग्जांपल ले रहे हैं जिसके अंदर शुक्र और चंद्र है। मेष लग्न की कुंडली है, राइट। मेष लग्न की इस कुंडली में चंद्रमा कौन से घर का स्वामी है और
शुक्र कौन से घर का स्वामी है अनीता जी? सर चंद्रमा चौथे घर का स्वामी। ओके, और शुक्र? सातवें घर का। और दूसरे घर का। ठीक है, तो शुक्र की 2 राशियां हैं जिसमें से दूसरा घर और 7वां घर वो देखता है, मतलब उसका ओनरशिप है। और चंद्रमा के पास में एक राशि है जो कि कैंसर साइन है, तो वो चौथे घर का स्वामी बनेगा। अब इसकी डिग्री हम देख लेते हैं, कौन सी डिग्री, किसकी कितनी डिग्री है? चंद्र की 0 है सर और शुक्र की 5। अब डोमिनेटिंग कौन हो गया? सिंपल है, डोमिनेटिंग हो गया शुक्र। अब शुक्र के जैसे रिजल्ट आएंगे, मतलब शुक्र के रिजल्ट ज्यादा आएंगे, राइट? अरे राइट और नो? जी सर। अब शुक्र के रिजल्ट ज्यादा आएंगे मतलब क्या है कि सर शुक्र चंद्र की, की हाँ जी, डिग्री अगर कम होगी तो भी पुश करने में स्ट्रेंथ कम होगी क्या? मतलब अगर चंद्र की बिल्कुल डिग्री इस बिल्कुल वक्त, हाँ बिल्कुल, मान के चलिए 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है और 0 मिनट है एंड 1 सेकेंड है, मतलब जस्ट अभी वो राशि में एंटर हुआ है, जस्ट ऐसे ही आया वो, फिर भी ये इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि दूध के अंदर आप 1 बूंद दही का डालो या पूरी 1 कटोरी दही डालो, बनना तो दूध का दही है ना अभी। जी सिर्फ है सर। ये है कि इस प्रोसेस में जहाँ पे 1 बूंद गिरा है, इस प्रोसेस में ये प्रोसेस स्लो होगी और इस केस में ये प्रोसेस फास्ट होगी। बट बनना तो इसने दही है ना, अब मतलब इसका फाइनल आउटकम जो वो तो चेंज हो गया ना, बताने का मतलब। तो वैसे ही जब 2 प्लैनेट एक साथ आएंगे तो जो टेस्ट है, ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ टेस्ट बाय द वे, ठीक है, ये ज्योतिषीय भाषा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ तब मतलब वो ध्यान में रहे इसलिए। जैसे चाय बना रहे हैं, चाय के अंदर हमने नॉर्मल शुगर शुगर की जगह अब डाल दी हमने शक्कर की जगह नमक या इलायची भी डाल दी, तो उसका फ्लेवर आएगा ना। वैसे ही ये 2 प्लैनेट जब भी साथ में आएंगे तो उसका फ्लेवर आएगा, वो चाहे उसकी डिग्री कम हो या ज्यादा हो, डजेंट मैटर। अब यहाँ पे डोमिनेटिंग कौन बना? शुक्र बना। इसका मतलब शुक्र नीच का है तो शुक्र के जो रिजल्ट्स है वो काफी हाई आएंगे, काफी अच्छे तरीके से निगेटिव आने की संभावना है क्योंकि शुक्र नीच का बना हुआ है। अब ये शुक्र के पीछे चंद्रमा होने की वजह से क्या है? चंद्रमा पुश करेगा शुक्र को। चंद्रमा मतलब ये इस कुंडली में चंद्रमा कौन है? माता। अब माता किस चीज को पुश करेगी? सेकंड हाउस को एंड 7th हाउस को। सेकंड हाउस में क्या है? जब ये लड़का करियर के टाइम में होगा तो इसकी मदर की इमोशनल स्ट्रेंथ की वजह से या इमोशनल टॉर्चर की वजह से ये व्यक्ति जॉब के लिए जाएगा जहां पे वो डिससेटिस्फाइड रहेगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पे कैसा है? डेबिलिटेड है, डिससेटिस्फाइड है। इस लड़के को जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज है वो अपने मदर की वजह से होंगे। ये सेकंड टाइप ऑफ प्रेडिक्शन इज देयर। थर्ड टाइप ऑफ प्रेडिक्शन क्या है कि इसकी पत्नी जो है वो कहीं ना कहीं हमेशा बीमार रहेगी इसकी मदर की बातों से। आगे नंबर ऑफ प्रेडिक्शन, एक ही हाउस है, एक ही प्लेसमेंट है, इवन दो डोमिनेटिंग प्लेनेट है एक होने के बाद में भी। अब इसमें एग्जैक्टली क्या प्रेडिक्शन रहेगा? तो हमने ये देखा कि ये कौन से हाउस में बना हुआ है? D6, 6th हाउस में, राइट? तो हम जाएंगे कहाँ पे? अरे समझ आया नहीं आया? जी सर। तो इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मैं नहीं समझा पा रहा हूँ तो आप मुझे बताइए प्लीज। नहीं सर, आ रहा है सर। नहीं सर। बताने का मतलब जो भी कंफ्यूजन होता है, एक एक जो आप
ये प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, कि बेसिकली ये लूप बनी हुई नहीं है, ये स्टैंडर्ड लूप बनी हुई नहीं है, और बनी हुई भी होंगी तो कोई इसको फॉलो नहीं कर रहे। कौन? जो बाकी एस्ट्रोलॉजर्स आपको बाहर मिलते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इसीलिए आपने हमेशा एक देखा होगा कि आप अलग अलग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो प्रेडिक्शन अलग अलग आती है, राइट? जी क्यों सर। प्रेडिक्शन अलग अलग आती है? क्योंकि वो हर व्यक्ति अपनी जगह पे सही है, वो रॉन्ग नहीं है, बट अ प्रॉब्लम इज दैट कि जो एक्यूरेसी के डेप्थ में उस व्यक्ति ने जाना चाहिए बाय यूजिंग डिविजनल चार्ट, वो नहीं जा पा रहा है, क्योंकि वो स्टार्टिंग प्रैक्टिस में ही नहीं है। अब पुराने जो विद्वान थे वो D1 चार्ट देख के ही सब कुछ क्लियर कर सकते थे, क्योंकि भाई उनकी उतनी थी अंडरस्टैंडिंग बोलो, नॉलेज बोलो, या और भी कुछ बोलो। भाई साहब, हमें उस लेवल पे एक तो खुद को लेके जाना पड़ेगा, तब जाके हम इंडिविजुअल D1 चार्ट पे प्रेडिक्शन करें, या फिर हम सीधा सीधा जो पराशरी साहब ने बताया है, महर्षि पराशरी जी ने बताया है, उसको फॉलो करें, डिविजनल चार्ट्स को फॉलो करें। सही है? तो ये डिविजनल चार्ट्स जब आप सब फॉलो करते हो तब आपको समझ में आता है कि एग्जैक्टली क्या होगा। लेकिन इतना तो आपको कंफर्म हो गया है कि युति से कि डोमिनेटिंग शुक्र है, मतलब जो भी प्रॉब्लम आनी है, जो भी चेंजेस आने हैं, जो भी अच्छा या बुरा होना है, वो किसके साथ होना है? इस कुंडली में शुक्र के साथ। और शुक्र क्या है? 7वां घर और दूसरा घर का स्वामी। जी सर। बचपन में माँ पीछे लगेगी कि बेटा पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तू कमाता नहीं है, तू कुछ करता नहीं है, तेरा जीवन में कुछ होगा या नहीं। आ गया ना ये मेंटल प्रेशर, चंद्र एंड शुक्र। इसलिए फिर लड़का चला गया, लड़का या लड़की जो भी है, चला गया नेटिव जॉब करने के लिए, डिससेटिस्फाइड। अगला चार्ट लेते हैं, क्योंकि ये जो चार्ट आपने लिया था प्रोक्षित, इसमें 3 कॉम्बिनेशन थे जो कि हमने डिस्कस किए। अगला चार्ट लेते हैं। अगला चार्ट कौन बताएगा, किसके पास है? समय बताओ, सर में 4 कॉम्बिनेशन है। मतलब कितने प्लेनेट का ये है युति? सर 1 2 3 4 4 हैं। और 2 ही प्लेनेट की युति है, जैसे सूर्य और हाँ, बुध। दो यहाँ दो पे आज, 2 2 की है। हाँ 2 2 की। ओके, आज हमने 2 2 की देखनी है, कल मैं 3 4 प्लेनेट का भी ऐड करूंगा। पहले ये तो बेसिक क्लियर हो, ठीक है? बताइए। सर मिथुन लगन की कुंडली है, हम्म। और पहले लगन में ही चंद्रमा है हम्म। 25 डिग्री का, हम्म। और फिर 4th हाउस में राहु और मंगल है, हम्म। और फिर 7th हाउस में शुक्र और बुध है, हम्म। और 8th हाउस में गुरु और सूर्य है, हम्म। 10th हाउस में शनि और केतु है। बहुत बढ़िया। हम्म। बस हो गया। और ओके, अब यहाँ पे हमें 4 मतलब 4 डिस्कशन के पॉइंट मिले। 4th हाउस, 10th हाउस, 7th हाउस एंड 8th हाउस, एक एक करके सब डिकोड करते हैं। ओके, अब मुझे बताइए, पहले हम 4th हाउस को देखते हैं। 4th हाउस में शैडो प्लेनेट आया हुआ ना। एक्चुअली राहु केतु को मुझे कल लेना था, बट ठीक है। तो राहु का डिग्री बताइए, और मंगल का डिग्री बताइए। राहु की 8 है, मंगल की 10 है। बस हो गया। बताओ डोमिनेटिंग कौन है? सर मंगल है। मतलब फाइनल रिजल्ट किसके जैसे आएंगे? मंगल जैसे आएंगे। अब इस कुंडली में मंगल कौन से घर का स्वामी है? मंगल है 1 और 8। मैंने आपको एक बात बोली थी कि राहु के लिए कोई राशि अलोकेट नहीं है राहु केतु के लिए, लेकिन फिर भी 2 साइंस को आप कंसिडर करेंगे, राहु की केस में एक्वेरियस को, और केतु की केस में वृश्चिक राशि को। ये जी। इसीलिए कंसिडरेशन लेना है ताकि हम युति को डिकोड कर पाए। अब यहाँ पे मंगल जो है वो 11वें घर का और 6ठे घर का स्वामी है, लेकिन राहु जो है वो कुंभ राशि का स्वामी कंसिडर कर रहे हैं। तो राहु किस भाव का स्वामी हो गया? 9वें घर का। 9। ओके, अब डोमिनेटिंग प्लेनेट मंगल है। अब पुश कौन कर रहा है? राहु। राहु कौन है? 9th हाउस का लॉर्ड। 9th हाउस क्या है? गुरु, पिता, भाग्य, या वेल विशर।
कुछ वेल विशर लोग मन के अंदर इस तरीके से उनके विचारों का आघात होगा, या पिता के बातों का या पिता के विचारों का मन के ऊपर इस तरीके से आघात होगा कि ये व्यक्ति इन दो एरिया में आइदर आगे बढ़ेगा या नीचे जाएगा। समझिए, आगे बढ़ेगा या नीचे जाएगा, एक तो इसको गेन मिलेगा या बर्बाद होगा, एक तो जॉब करेगा या फिर असफल होगा। ये संभावना यहाँ पे बनी है। एग्जैक्टली क्या होगा वो तो हमें देखना पड़ेगा साइन से। मंगल कौन से साइन में बैठा हुआ है? कन्या राशि में। तो कंफर्टेबल साइन है, अनकंफर्टेबल साइन है, ठीक है, थोड़ी बहुत अनकंफर्टेबल है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो व्हाट एग्जैक्टली वी विल डू नाउ, वी विल गो फॉर डिविजनल चार्ट्स। हम यहाँ पे एक चार्ट देखेंगे D6, एक चार्ट देखेंगे D4 और एक चार्ट देखेंगे D11। और जिस हाउस में मतलब जिस चार्ट के अंदर मंगल अच्छी अवस्था में बैठा होगा उस एरिया में सारी चीजें सही रहेगी। जहां पे कम है वहां पे थोड़ी सी मिली जुली रहेगी। लेकिन जहां पे स्ट्रांग है, सपोज अगर मान के चलिए इसके D6 में वो स्ट्रांग हो गया मंगल, तो आप क्या कहेंगे कि बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लुएंशियल पीपल या फिर इनके फादर या इनके बॉसेस, इसको जॉब में ग्रोथ मिलेगी, या इसका डेली रूटीन सुधर जाएगा, या इसकी मदर की एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट की वजह से इसका डेली रूटीन में इंप्रूवमेंट आएगा। ये एग्जैक्टली हमें कौन बताएगा? डिविजनल चार्ट। डिविजनल चार्ट। ये भी हो सकता है कि इसकी प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए इसको कोई बताए, या अपनी प्रॉपर्टी के लिए इसके जो फादर है वो सपोर्ट करे, राइट? ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है। थर्ड वन पॉसिबिलिटी क्या बन रही है? सर एक पॉसिबिलिटी जो आपने बताई वो हो चुकी है ऑलरेडी, प्रॉपर्टी वाली। नहीं, हाँ, तो बेसिकली, और ये तो दूसरी होगी ना, तीसरी और पॉसिबिलिटी, दीज आर द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी। वही मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होती है ना, उसमें से एग्जैक्टली जब हम चीज को पकड़ते हैं, एग्जैक्टली चीज को कैसे पकड़ना है, दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, होप ये पकड़ पा रहे हो आप। जी जी तो ये नंबर ऑफ चीजों को समझने के बाद में वी विल स्विच टू डिविजनल चार्ट। वो हमें बताएगा कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, कि एग्जैक्टली इस पीरियड में दशा महादशा अंतरदशा में एग्जैक्टली वो क्या ट्रिगर होगा। अब जब आप ये बोल रहे हो ना कि वो पिता की प्रॉपर्टी, ये वो जो भी आपने मुझे बताया, अब यहाँ पे मैं आपको एक इनपुट देता हूँ नीतीश जी, आप जाके इस व्यक्ति का महादशा और अंतरदशा देख लो उस टाइम पे जब ये हुआ होगा। आपको आइदर मंगल एक्टिवेट दिखेगा या राहु एक्टिवेट दिखेगा। जी सर। ठीक है, ओके, चलो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं है मेरी उस वजह से, बट इसलिए मैं आज रोक रहा हूँ, बट कल मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। जितना मैंने समझाया अभी हमने डिस्कस किया उतना तो क्लियर है ना सबको? जी जी सर। रोक्षित जी, समृद्ध, अनीता, जयश्री, जी सर। कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। और जिनके पास में आज चार्ट नहीं थे, प्लीज आप 3-3 4-4 चार्ट जो है अपने नोन के लेके आइए। और जितनी भी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जितनी भी चीजें डिकोड की जा रही है, वो इंटरलिंक करके देखिए कि ऐसा हुआ नहीं हुआ, हुआ तो भी मुझे बताइए, नहीं है तब भी मुझे बताइए। मैक्सिमम केसेस में यू विल फाइंड कि वो वैसी ही चीजें आपको दिखेगी, रादर एवरी सिचुएशन में। बट आपको वो समझ में आए, इसलिए वो आपके पास में प्रूफ होना जरूरी है कि किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करना है। ओके, चलो, हरे कृष्णा एवरीवन, शुभ रात्रि। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा सर।